खबरों के आगे पीछे तमाम तथ्य और उसके साथ साथ तमाम जानकारियां होती हैं। इन परतों को खंगाल कर आम के लिए हम लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर में और बताते हैं आपको कि क्या है तथ्य। मैं हूं अजय कुमार। आज जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा और पहला मुद्दा आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि कैसे भारत 24 और खास करके आपका ये शो मिस्टर एनालाइजर फेक न्यूज का शिकार बना। जी हां, हम शिकार बने। जिस बात को लेकर चुनाव के पहले आगाह किया जा रहा था, चुनाव आयोग ने अपील की थी कि फेक न्यूज डिजिटल माध्यम से बड़े पैमाने पर देश में फैलाने की आशंका है, उसके शिकार हम हुए हैं। बताएंगे आपको पूरी कहानी। उसके बाद बताएंगे कि 11 घंटे बाद मतदान के पहले चरण के साथ क्या क्या अहम मुद्दे हैं जो 102 सीटों पर बहुत मायने रखने जा रहे हैं, जिसके आधार पर मतदान की प्रक्रिया की दिशा और दशा आप खुद समझ सकते हैं। फिर हम आपको यह भी समझाएंगे कि इस बार प्रचंड गर्मी पड़ने की वजह से हीट वेव एक वास्तविकता है जो हमारे बहुत बड़े समुदाय के लिए जानलेवा खतरा बनने जा रहा है, खास करके तब जब मतदान के लिए जनता देश में बाहर निकलेगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि इसका प्रभाव हम सबके आम जीवन पर है। और फिर डिजिटल दुनिया की बात करेंगे कि कैसे आज चुनाव के प्रचार का पूरा माध्यम, पूरा तरीका और उसके साथ साथ लहजा बदल चुका है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग और डिजिटल रीच किस तरीके से भारत के चुनाव को हमेशा के लिए बदल रहे हैं, यह आपको हम बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं कि डिजिटाइजेशन के इस दौर में फेक न्यूज, डीप फेक और उसके साथ साथ एआई जनरेटेड फेक, ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। भारत 24 भी इसका बड़ा शिकार बना है साहब। और ये आपकी पसंद है, हमारी आपके बीच में लोकप्रियता है कि आज लोग हमारे जरिए आप तक गलत जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, आपके मतदान की प्रक्रिया पर पड़ने वाला है। इसलिए इस खबर को आपके लिए ध्यान से देखना और समझना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में भी कि आप इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के ठीक पहले और उसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा के साथ इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा की थी कि देश में डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तरह तरह की अलग अलग फेक स्टोरीज क्रिएट की जाएंगी और इससे लोगों को सचेत रहना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसके लिए एक डेडिकेटेड सेल बनाया है जो कि फेक न्यूज, सोशली डिजिटल वायरल न्यूज और उसके साथ साथ डीप फेक को आपके सामने प्रस्तुत करें। कैसे भारत 24 के आपके इस कार्यक्रम मिस्टर एनालाइजर को प्रोपेगेंडा का हथियार बनाया गया, अब जरा हम आपके सामने यह प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमने आज से 2 दिन पहले यानी कि 16 तारीख को इस बारे में पूरी जानकारी आपके सामने साझा की थी कि 543 सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है उसे लेकर तमाम चैनल्स ने क्या ओपिनियन पोल सामने रखा है, उसका विश्लेषण हम आपके सामने कर रहे थे और इसके साथ साथ देश की राजनीति की दिशा और दशा भी बताने की कोशिश कर रहे थे। इसमें हमने उत्तराखंड का जिक्र भी किया था और यहीं पर डीप फेक का इस्तेमाल किया गया है। डिजिटली आर्टिफिशियली क्रिएटेड फेक का इस्तेमाल कर हमें फंसाने की कोशिश की गई और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई, क्योंकि उत्तराखंड की जनता भारत 24 पर अपनी आस्था, अपना विश्वास रखती है। इसकी बानगी हम आपको दिखाएं, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं मिस्टर एनालाइजर का वो क्लिप जो जेन्युइन है, सही है, सच है। पहले इसको देखिए, फिर फेक न्यूज क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए इस क्लिप को। चर्चाएं बहुत तेज है। दूसरा हम बात यदि की जाए तो गढ़वाल सीट पर अंकिता भंडारी एक हत्याकांड हुआ था, जिसको लेकर के चर्चाएं बहुत तेज है। यहां पर भी कांग्रेस के लिए एक उम्मीद और एक बड़ी आशा है। जी अजय, यह हमारा वो जेन्युइन क्लिप है जो 16 तारीख को 8 बजे के बाद हमने प्रसारित किया था। इसमें आपने एक बात शायद ध्यान से नहीं देखी होगी, आपको लगा होगा कि इसमें कहां क्या गलती हो सकती है। चलिए मैं अब आपको वो फेक क्लिप दिखाता हूं जो उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया जा रहा है, ताकि स्थानीय जो उम्मीदवार है लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ उनके समर्थकों को इन्फ्लुएंस किया जा सके और उनके खिलाफ मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए ये फेक क्लिप है
जो सर्कुलेट किया गया है। देखिए अब आपके सामने ये जो आप क्लिप अभी अपने सामने देख रहे हैं, जिसमें माह ओपिनियन पोल लिखा हुआ है, गलत स्पेलिंग मिस्टेक इसके साथ साथ, उसके साथ साथ जो ब्रेकिंग न्यूज जहां पर लिखा जाता है वहां ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज और फिर लिखा हुआ है गढ़वाल से कांग्रेस को बहुमत के आसार। ब्रेकिंग न्यूज, गढ़वाल से कांग्रेस को बहुमत के आसार। आपने पहले हमारा वीडियो देखा, आइए हम आपको वो वीडियो दोबारा दिखाते हैं जो ओरिजिनल वीडियो है। उसमें आप देखिएगा इस तरह की कोई बातचीत नहीं लिखी हुई है। हमने ब्रेकिंग न्यूज पर उस समय क्या दिखाया, ये अब आप जरा गौर से देखिएगा। ओरिजिनल वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज में रामनवमी पर बधाई ये चल रहा था, फेक में इसे कांग्रेस के समर्थन में बना दिया गया। यानी हमारी ब्रेकिंग न्यूज का इस्तेमाल फेक न्यूज को प्रोपगेट और प्रचारित करने के लिए किया गया। आप जरा सोचिए इससे कितना असर पड़ता है मतदान करने वाले लोगों के दिमाग पर, कि अगर उस सीट से कांग्रेस की जीतने के आसार है तो जाहिर सी बात है वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि गढ़वाल से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और उसके नीचे यह लिखा गया है कि कांग्रेस के गढ़वाल से जीतने के आसार हैं, जो कि हमने प्रसारित नहीं किया, न प्रचारित किया। हमने जो ओरिजिनल क्लिप दिखाई थी वो भारत 24 के 16 अप्रैल के शाम 8:23 पर चलाया गया क्लिप था, जो हमने आपके सामने प्रदर्शित की थी। और उस क्लिप में आप देखिएगा ऐसी कोई टिप्पणी नहीं लिखी गई है। तो जानबूझकर जालसाजों ने इस पूरे मामले को उठाकर भारत 24 की निष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी निष्पक्ष न्यूज का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खेल भी रचा है। यह बड़ा षड्यंत्र है साहब, और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए सबसे पहले हमने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। भारत 24 ने इस पूरे मामले पर, इस पूरे गड़बड़ झाले को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की और उसके साथ साथ हमने एफआईआर दर्ज कराया, जो कि नोएडा पुलिस के साथ हमने एफआईआर दर्ज कराया है कि इस तरह के फेक न्यूज को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने के लिए। हमने ऐसी कोई बात अपनी टिप्पणी में नहीं कही थी। आप देख रहे हैं यह भारत 24 का एफआईआर है, जिसकी प्रति और कॉपी आप अभी आपके सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पष्ट है, हम जानते हैं कि जो सच है उसको कोई टोक नहीं सकता, सच का बाल बांका नहीं हो सकता। लेकिन आज हम नोएडा पुलिस से भी अपील करना चाहते हैं, खास करके नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी से हम ये अपील करना चाहते हैं कि यह आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नोएडा पुलिस जल्द से जल्द इस तरह के फेक न्यूज को प्रचारित और प्रसारित करने वालों को धरपकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलवाने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। जैसे ही हमें पता चला कि यह फेक न्यूज हमारे नाम से प्रचारित किया जा रहा है, हमने अपने ट्विटर हैंडल से, हमने चैनल पर हर जगह इसे खंडित किया। इसके सत्यापन की बात लेकर हम एफआईआर करने भी पहुंचे, हमने एफआईआर भी किया है। अब यह पूरा मामला पुलिस के सामने है, जांच होनी चाहिए इस पर, यह हमारी मांग है और हमें उम्मीद है कि नोएडा पुलिस कमिश्नर इस पर खास ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इसकी जांच करवाएंगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इस तरह के फेक न्यूज को प्रोपगेट करने वाले लोग आगे ना बढ़ सके। यह इसलिए भी हम आपके सामने कहना चाहते हैं क्योंकि इस फेक न्यूज को कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। जी हां, इस बात पर हमें बड़ा आश्चर्य है कि बिना भारत 24 से इस बारे में कोई जानकारी या पुष्टि लिए बगैर इस फेक न्यूज को, जो कि सर्कुलेट किया जा रहा था, उसे उत्तराखंड कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से क्यों ट्वीट किया गया। यह सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। बिना किसी वेरिफिकेशन के कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एक फेक न्यूज को क्यों ट्वीट किया गया, इसकी जानकारी कांग्रेस को देनी चाहिए। लोगों के सामने सच बोलना चाहिए और कांग्रेस को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने एक वायरल वीडियो को सर्कुलेट किया बिना उसकी जांच और परख के। कांग्रेस ने यह जो किया है यह अपने आप में बहुत ही गलत कदम है। यह कांग्रेस का उत्तराखंड का ट्विटर हैंडल है, जो कि वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, आप देखिए, और इसके जरिए ट्वीट किया गया है जो हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं। और इसलिए हम यह मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भारत 24 का नाम बदनाम करने की उन्होंने कोशिश क्यों की है। यह हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है
हमारे दर्शकों के साथ धोखा है, उनके विश्वास और भारत 24 के निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति फेक न्यूज बनाकर किसी भी टेलीविजन चैनल के दम पर फेक न्यूज को लोगों तक पहुंचा रहा है, तो क्या किसी राजनीतिक दल को इसे ट्वीट करना चाहिए? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आज हम आपके सामने उठा रहे हैं। इसलिए हम एक बार फिर नोएडा पुलिस से भी आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार इसमें किसके पीछे क्या मंशा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ यह अभियान क्यों चलाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और यह मांग हम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस तरह के भ्रामक प्रचार और इस तरह के दोष प्रचार से किसी भी तरह से अपने मत को भिन्नित नहीं करेंगे। ये मेरी अपील है आप सबसे, क्योंकि इस शो में मिस्टर एनालाइजर में मैं अपनी 32 साल की साख लेकर खड़ा होता हूं और आज अगर कोई मेरी साख पर बट्टा लगाए, भारत 24 हमारे न्यूज चैनल पर ठप्पा लगाए, तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं हैं। हम खबर दिखाते हैं निष्पक्षता से, पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे पूरे देश को चेताया था डीप फेक के मामले पर। भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो गिरे हुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको, वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। प्रधानमंत्री की ये चेतावनी आज हम सब लोगों के लिए एक वार्निंग नहीं बल्कि खतरे की घंटी के तौर पर है। आज हम इसके विक्टिम हैं, हम आज इसके शिकार हैं। कल आप हो सकते हैं, कल देश की तमाम राजनीति को प्रभावित करने के लिए इस तरह की खबरें प्रचारित की जा सकती हैं और लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। देश में अराजकता फैलाई जा सकती है इस तरह की फेक न्यूज से। इस सबसे बचना बहुत आवश्यक है साहब, बहुत आवश्यक है। और मैं एक बार फिर अपील कर रहा हूं नोएडा पुलिस से और नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मण सिंह जी से, हमारी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आइए आज की दूसरी बड़ी खबर पर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 21 राज्यों में 102 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व में यह पहला चरण है मतदान का और इसमें जो मतदान की एक सूरत दिखाई देगी वो शायद आने वाले बाकी 6 मतदान के जो चरण हैं उनके लिए एक सूचक भी बनता हुआ दिखाई देगा। इस पूरे मामले को देखें तो पहले चरण में के चुनाव में करीब 18% देश की आबादी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही है और इसके साथ साथ ये अग्नि परीक्षा भी होने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत का लक्ष्य 370 का रखा है, जो कि 2019 के मुकाबले तकरीबन 67 सीट्स ज्यादा है। 303 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करते हुए 370 के लक्ष्य पर पहुंच पाएगी? इसका जवाब हमें 4 जून को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको समझाते हैं कि किन किन राज्यों में मतदान की प्रक्रिया कल सुबह 7 बजे से शुरू होगी और इन राज्यों में मुद्दे क्या हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 102 सीटें हैं और इस फेज में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों से शुरू करते हैं। असम में 5 सीटों पर मतदान होगा। असम में 3 चरण में मतदान होने हैं। पहले चरण में 5 सीटों पर यहां पर मतदान होना है 14 में से। मिजोरम की 1 सीट पर मतदान है। मेघालय के 2 सीटों पर मतदान है। सिक्किम की 1 सीट पर, त्रिपुरा की 1 सीट पर, नागालैंड की 1 सीट पर, मणिपुर की 2 सीटों पर और अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इसके साथ साथ बिहार की 4 सीटों पर, बंगाल की 3, जम्मू कश्मीर की 1, उत्तराखंड की 5 और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की 6 सीट, छत्तीसगढ़ की 1, राजस्थान की 12, महाराष्ट्र के 5 सीटों और अंडमान निकोबार की 1 सीट पर मतदान की प्रक्रिया कल सुबह 7 बजे शुरू होगी। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो लक्षद्वीप की 1 सीट, तमिलनाडु की 39 और पुडुचेरी की 1 सीट पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने जा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं कि कैसे
हर राज्य में क्या क्या मुद्दे हैं जो अपने आप में प्रभावित करेंगे इस बार के लोकसभा के चुनाव और उसकी मतदान को लेकर। सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में 39 की सभी सीटें जो हैं उस पर मतदान होने जा रहा है। 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और इसके साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जबरदस्त है जो करोड़पति हैं। 450 उम्मीदवार तमिलनाडु में हैं जो कि करोड़पति हैं और ये मतदान करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि इस जो 102 सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है उसमें 252 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और 8 ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो इन 102 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिन केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला कल शाम 5-6 बजे तक बंद हो जाएगा, ईवीएम्स में लॉक हो जाएगा, वो हैं नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन। जबकि जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी किस्मत का फैसला भी यहां पर होने जा रहा है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबी तुकी का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा और कौन कौन से बड़े लोग हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कहां क्या सबसे दिलचस्प होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी कल सुबह 7 बजे और इन 8 सीटों पर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी मशक्कत की बात है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दमखम लगाया है क्योंकि 2019 में इन 8 सीटों में से 3 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों में से कम 75 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले बार के 2019 के परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा बेहतर इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में तो आमतौर पर द्विपक्षीय है, दो पक्षों के बीच में ही लड़ाई होती हुई दिखेगी, लेकिन इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर मामला त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कंबाइन एक तरफ है, उसके बाद बीएसपी एक अलग अपने धड़े के तौर पर उम्मीदवारों को खड़े कर रही है और फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सभी 8 सीटों पर मौजूद हैं। यह पहला मौका है इस बार जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक दूसरे के साथ नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में जाट बहुल क्षेत्र है, आरएलडी का और किसानों का यहां पर काफी जोर है। ऐसे में यहां इस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को आरएलडी के सहयोग से काफी मदद मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस बार जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि इस पूरे क्षेत्र में मुस्लिम वोटर अपने आप में बहुत मायने रखता है क्योंकि कम से कम 17 से लेकर 22% तक मुस्लिम आबादी इन सभी 8 सीटों पर है और एक पहले कॉम्बिनेशन बड़े पैमाने पर चला करता था जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को काफी फायदा मिलता था, MY कॉम्बिनेशन। इस बार ऐसा लगता है कि यह कॉम्बिनेशन शायद बहुत परवान नहीं चढ़ पा रहा क्योंकि मुसलमान इस बार अपने मतदान को लेकर बहुत साइलेंट है। बीते तकरीबन 3 हफ्तों में मुसलमान पक्ष की तरफ से वहां जो एक आवाज उठती थी हमेशा वो बिल्कुल शांत है। किसान आंदोलन का भी असर इस क्षेत्र में पड़ सकता है। ये किसके हक में जाएगा और किसके खिलाफ, ये तो 4 जून को हम आपको आकलन करके बेहतर बता पाएंगे। इसके साथ साथ बीएसपी ने यहां पर अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो उम्मीदवार वोट कटवा जरूर हैं, लेकिन कहीं वो बीजेपी के लिए खिलाफ में जा रहे हैं और कहीं वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। यानी कि बीएसपी की भूमिका इस बार किसी पार्टी की बी टीम के तौर पर नहीं दिखाई दे रही, जो अपने आप में बीएसपी के लिए एक नई लाइन, एक नई लकीर दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हम उत्तराखंड की बात कर लें, यहां पर सभी 5 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। उत्तराखंड का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 19 में इन सभी 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यही है कि इन सभी 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करें। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब चुनाव होता है तो कुछ भी संभव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दमखम यहां पर लगा रखा है और उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को दोबारा दोहरा लेगी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि जिन 2 सीटों पर मुसलमानों की उपस्थिति तकरीबन 14% के आसपास है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो हल्का टेंशन जरूर है, लेकिन अगर वोट का ध्रुवीकरण सही तरीके से नहीं हो पाया तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड पर अपनी जीत हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा।
अब हम बात कर जा रहे हैं उत्तराखंड की, हमने आपके सामने पूरी तमाम बातें रखी। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में 12 सीटों पर इस बार मतदान होने जा रहा है, कल सुबह होगा। इसमें जो प्रमुख दिक्कतें दोनों पक्षों के सामने हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने, वो है बागी उम्मीदवार, भीतरघात, पार्टी के भीतर की आपसी रणनीति और राजनीति। दोनों पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के पास यह समस्या है। अभी तक हिस्टोरिकली अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इंटरनल डिसेंट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती रही है। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रदर्शित किया है कि जब भी पार्टी में कोई इंटरनल डिसेंट की बात आती है तो उसे भारतीय जनता पार्टी मैनेज करने में कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा कारगर साबित होती है। तो हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने इंटरनल डिसेंट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर ले और राजस्थान में अपने प्रदर्शन को दोबारा दोहराए या तिबारा दोहराए, जैसा कि हमने 2014 और 2019 में देखा है। इसके साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर मतदान होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस पर रुझान देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने इस बार एक नई रणनीति इख्तियार की है राजस्थान में, खास करके उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस का प्रभाव विधानसभा के चुनाव में अच्छा दिखाई दे रहा था। स्थानीय मुद्दों पर जोर देते हुए लोकसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दों को ही उठाने का काम कांग्रेस के नेताओं ने इस बार राजस्थान में किया है, जो कि अपने आप में पहले के कांग्रेस की रणनीति से काफी अलग है। अब इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है या नहीं, एक बार फिर हम 4 जून को इस पर विस्तृत बहस करेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर इस मतदान होने जा रहा है कल सुबह 7 बजे से। 2019 में इन 6 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। छिंदवाड़ा एक ऐसा लोकसभा सीट रहा जिस पर कांग्रेस को फतह मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि कमलनाथ के कई करीबी भारतीय जनता पार्टी से मिल चुके हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा के क्षेत्र में आदिवासी वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश की है और इस बार मध्य प्रदेश में 2 बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। एक, दल बदलू राजनीति, जो कि बड़े पैमाने पर मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करती हुई दिखाई दे सकती है और मतदाता इसे लेकर अपने रुझान सामने रखते दिखाई देंगे। और दूसरा, भीतरघात का मसला। भीतरघात का मसला कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन क्या यहां पर बीजेपी से पहले की तरह मैनेज कर पाती है, ये देखना होगा और हो सकता है कल शाम तक इसके बारे में कुछ न कुछ आकलन आपके सामने हम प्रस्तुत कर पाए। बिहार की 4 सीटों पर मतदान होना है, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई सीटें। इनमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी फंसी हुई दिखाई दे रही हैं, नवादा और जमुई। लेकिन जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं, इस बार समीकरण कुछ बदले से जरूर है, लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो बहुत कुछ बदल सकती है। उनकी सभाओं के बाद लोगों में मत परिवर्तन होता हुआ बड़े पैमाने पर लोगों ने देखा है, लेकिन यह मत परिवर्तन मतदान में तब्दील होता है या नहीं, यह देखना बाकी है। इसके बारे में भी कल शाम हम चर्चा करेंगे। बिहार में इस बार जो प्रमुख मुद्दे सामने रहे हैं, सबसे पहले जातीय आधार पर जनगणना और उसके आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस जुमले को आरजेडी ने बड़े पैमाने पर प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ नौकरी का मुद्दा उठाकर तेजस्वी यादव ने इस पूरे चुनाव में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के मुद्दे को सामने रखने की कोशिश की है। क्या तेजस्वी यादव का अपील लोगों को अपनी तरफ खींच पाएगा? क्या जंगल राज की जो परिकल्पना है, उसकी जो एक सोच है, वो तेजस्वी यादव के ऊपर भारी पड़ेगी या नहीं? इसके बारे में आकलन कल और उसके बाद 4 जून को हम विस्तृत तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बिहार में इस बार एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला, मछली और मटन वाला साहब। नवरात्र के समय 8 तारीख को शूट किया वीडियो 9 तारीख को जारी कर तेजस्वी यादव ने मछली खाने का जो वीडियो सामने रखा, उसने मछली और मटन, वेज और नॉन वेज की इस लड़ाई को जरूर बहुत हवा दी और इसमें हर किसी ने, हर राजनीतिक दल ने अपने तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया। क्या यह मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित कर पाएगा? अगेन यह हम शाम में कल बता पाएंगे या फिर हम आपको 4 जून पर इस पर विस्तृत बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां 7 फेज में मतदान होने हैं। पहले चरण में 3 सीटों पर मतदान है। 2019 में इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। ये उत्तर बंगाल की 8 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी।
क्या भारतीय जनता पार्टी अपने परफॉर्मेंस को यहां दोबारा रिपीट कर पाएगी? क्योंकि उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी परफॉर्मेंस रिपीट करती है तो यकीन मानिए इस बार पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी, शायद उसको हवा या बल मिलता हुआ दिखाई दे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में और खास करके उत्तर बंगाल में सीएए एनआरसी का मुद्दा बड़े पैमाने पर छाया रहा। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को कई मौकों पर घेरने की कोशिश की है। यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना फलित होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनआरसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। अगर आप असम की बात करें और उसके साथ साथ जो चाय बागान क्षेत्र पश्चिम उत्तर बंगाल में है उसकी बात करें तो यहां पर इस बार जो बागान मजदूर हैं उनके ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है और उनकी सुविधाओं, उनके लिए प्रोविडेंट फंड, उनकी नौकरियों को रेगुलराइज करना, उन्हें तरह तरह के वेलफेयर स्कीम्स में शामिल करना, ये इस बार घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। इन दोनों पार्टियों ने इस बार काफी जोर दिया है। इन सभी सीटों पर, जिन 3 सीटों पर मतदान होने हैं, यहां पर कांग्रेस का या वामपंथ दल की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही। हालांकि 2014 तक इन सीटों पर वामपंथ दलों का काफी अच्छा जोर देखने को मिलता था। इसके साथ साथ दार्जिलिंग का जो पूरा इलाका है वहां पर भी बड़े पैमाने पर इस बार सीएए के मुद्दे पर शायद बहुत वोटिंग तो होते न दिखाई दे, लेकिन राहुल बिष्टा जो वहां के मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है जिसे मैनेज करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम उत्तर पूर्वी राज्यों की, खास करके जो 15 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है 7 सिस्टर्स में। सीएए और एनआरसी इन सभी 7 राज्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। एनआरसी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है, जिसके बारे में 2019 में चर्चा की गई थी। क्या एनआरसी के मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं होगी? लेकिन इस बार के चुनाव में इस मुद्दे को विपक्ष ने बहुत गरमाया, खास करके वो विपक्ष जो इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एनआरसी लाकर लोगों के भीतर एक डर पैदा करने की कोशिश कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी चुप्पी साध रखी है। और सीएए को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा कि इससे मुस्लिम आबादी को कोई फर्क नहीं पड़ता जो हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन हाँ, जो घुसपैठिए हैं और जो लोग गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आए हैं उनके लिए नागरिकता हासिल कर पाना अपने आप में आसान नहीं होगा। इसके साथ साथ मणिपुर की हिंसा आसपास के राज्यों में भी अपना प्रभाव डाल सकती है, लेकिन मणिपुर में इस बार जैसे आसार दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया है, एक उनकी सहयोगी पार्टी का उम्मीदवार है। दोनों सीटों पर इस बार मतदान की बड़ी उम्मीद की जा रही है और हाल फिलहाल 2 बड़े हिंसा के घटना के अलावा मणिपुर बीते 2 महीने में शांत रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शांतिपूर्ण मतदान मणिपुर में इस बार देखने को मिल सकता है। हाँ, एक और मसला है जो कि उन राज्यों में बहुत प्रबल है जिनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं, मसलन मणिपुर या फिर हम बात करें त्रिपुरा की, ये तमाम राज्य जो है, हम मिजोरम की बात करें, मिजोरम और मणिपुर में जो कुकी समुदाय है वो बड़े पैमाने पर म्यांमार से, वहां पर जो कुकी समुदाय उससे संबंधित है और घुसपैठ के मामले को लेकर यहां पर राजनीति गर्म है। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को लेकर भी यहां पर राजनीति गर्म है और ये अपने आप में एक बड़ा मसला बन सकता है। आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र इस बार सबसे बड़ा पजल है जो शायद कोई भी राजनीतिक टीकाकार पूरे तरीके से नहीं समझ पा रहा। 2019 में जिन 5 सीटों पर मतदान कल होने वाले हैं उनमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना कंबाइन ने जीती थी। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि इस बार पूरा कॉम्बिनेशन अलग हो चुका है। इस बार 6 पार्टियां हैं जो मैदान में हैं। हर गठबंधन में 3 पार्टियां हैं और पार्टियों के भीतर भी टूट है, जैसे कि एनसीपी में टूट हो चुकी है, शिवसेना में टूट हो चुकी है और दोनों पार्टियों के टूटे हुए अंग एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। इसलिए समीकरण को समझ पाना अपने आप में बहुत आसान नहीं है। हाँ, जनता के बीच इस बात को लेकर चर्चा बहुत गर्म है कि इस तोड़फोड़ की राजनीति में, आया राम गया राम की राजनीति में लोग काफी हतोत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें तो शायद महाराष्ट्र की राजनीति को एक स्पष्ट दिशा और दशा मिलती हुई दिखाई दे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर तमिलनाडु की सभी 39 सीटें और ये 102 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया एक दिशा देने वाली है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होगी या विपक्ष का मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक बात इसमें स्पष्ट समझ लीजिए कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी
वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी? क्या डबल डिजिट वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का हो पाएगा तमिलनाडु में? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर संघ परिवार से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त दमखम दिखाया है और जबरदस्त कैंपेन किया है। अगर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमा लेती है तो फिर यह तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देगा। और वो इस संदर्भ में कि तमिलनाडु की राजनीति हमेशा रीजन स्पेसिफिक रही है, लैंग्वेज स्पेसिफिक रही है। भाषा और क्षेत्रवाद, ये दोनों प्रमुखता से तमिलनाडु में देखने को मिले, जहां इस बात को प्रमुखता दी गई कि तमिल भाषा सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र में इस बात को खास जगह देते हुए स्पष्ट कहा कि हम तमिल भाषा को सबसे पुरातन भाषा मानते हैं और उसे उचित दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाषाई विवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने रुख को स्पष्ट रखा है। हां, जहां तक क्षेत्रवाद की बात है, क्षेत्रवाद पर अगर इस बार प्रहार होता है तो फिर डीएमके, कांग्रेस, एडीएमके, इन सब की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जयललिता की गैर मौजूदगी में अब एडीएमके की उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहती है जो अभी फिलहाल वेकेंट दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ इस बार तमिलनाडु के चुनाव में दक्षिण वर्सेस उत्तर की जो एक लड़ाई है, जिसे लेकर कांग्रेस के ऊपर कई तरह के आरोप लगे, इस पर भी बातचीत होनी है और हो सकता है कि यह भी एक बड़ा मुद्दा बने लोगों के वोट देने का। मछुआरों को प्रभावित करने के लिए कचहरी का मुद्दा बड़े पैमाने पर सामने रखा गया, लेकिन क्या मछुआरा वर्ग इस मुद्दे पर वोट देता दिखाई देगा? भ्रष्टाचार और परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दो बड़े मुद्दे रहे। हर तरह की रैली में इसे संबोधित किया गया, रोड शो में इसे बड़े तरीके से प्रचारित किया गया है। क्या इसका असर होगा? और अगर ऐसा होगा तो यकीन मानिए ये तमिलनाडु की राजनीति, खास करके राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु की राजनीति को पूरे तरीके से बदलने में एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इसका माना जा सकता है। आइए अब बात करते हैं उस विधानसभा की जो कि इस बार के लोकसभा चुनाव के साथ हो रहा है, और ये हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 102 सीटें हैं जिन पर विधानसभा के मतदान होने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जो 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली थी। और उसके साथ साथ हमने आपको यहां पर जो पूरा डेटा दिया है वो आप देखिए। अरुणाचल प्रदेश, माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 2019 में 60 सीटें थीं। 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थीं, जेडीयू को 7 सीटें मिली थी और एनपीपी को 5 सीटें मिली थी। अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। लेकिन उसके बाद विपक्ष के 11 विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और आज जो स्थिति है वो अरुणाचल विधानसभा की है, जिसमें कि 52 एनपीपी के विधायक हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं और 2 अन्य के पास विधायक हैं। हालांकि इस बार अरुणाचल प्रदेश में 50 सीटों पर ही मतदान होने जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 10 उम्मीदवारों के सामने कोई और दूसरा प्रत्याशी नहीं है, इसलिए वो निर्विरोध चुने जाने वाले हैं। तो मात्र 50 सीटों पर इस बार उम्मीदवार खड़े हैं और उस पर मतदान होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यहां पर स्थिति मजबूत बताई जा रही है। कांग्रेस के बारे में ऐसा कहा गया कि उन्हें उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक वॉक ओवर स्टेट होने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू और डिप्टी सीएम चाउना मेन इस बार अनइलेक्टेड चुने जाने वाले हैं। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां एक खुशखबरी है। इसके बाद बात करते हैं सिक्किम विधानसभा की, जहां पर 17 सीटें हैं, जिनमें से एसडीएफ को 15 सीटें मिली हुई हैं। सिक्किम की मौजूदा स्थिति हमने आपके सामने रख दी कि एनडीए के पास 31 सीट्स हैं, एसडीएफ के पास 1 सीट है, और यहां पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सिक्किम का जो गठबंधन जो यहां पर किया गया है सिक्किम में, उस पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 102 लोकसभा की सीटें और 2 विधानसभा में किसका पलड़ा कहां और कैसे भारी है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता दिखाई देगा। ये खबर सामान्यतः आपके लिए हम गर्मी से बचाव के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जो प्रचंड गर्मी इस बार देश में पड़ रही है वो बहुत ही घातक है हम सब के लिए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस बार की इस प्रचंड गर्मी के बीच ही देश के नागरिकों को बाहर निकलकर मतदान करना है, और उसके साथ साथ चुनावी प्रक्रिया भी चल रही है जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। हीट वेव की जो स्थिति आज हमारे देश में है वो बहुत चिंताजनक है,
इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखिए। देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में तापमान अगले 2 से 3 दिन के अंदर में 44 से 45 डिग्री क्रॉस करने जा रहा है। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जो लू की थपेड़ों से बुरी तरीके से बदहाल होने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में भी 40 डिग्री के आसपास तापमान है। दिल्ली भी 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुकी है। 39 टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया। गुजरात के राजकोट में 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी चुनाव हैं और अभी चुनाव की पूरी प्रक्रिया को खत्म होते तकरीबन 1.25 महीने से ज्यादा का वक्त है, यानी तकरीबन आप मानकर चलिए कि 40-45 दिन अभी बाकी हैं चुनाव के। ऐसे में हीट वेव की यह स्थिति बहुत ही घातक होने जा रही है। हीट वेव कई राज्यों में उसकी चेतावनी सामने रखी जा चुकी है। येलो अलर्ट तक घोषित किया जा चुका है। उड़ीसा में 3 दिनों तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल से लेकर मई तक पूरे देश में और खास करके मध्य और उसके आसपास के भारत में प्रचंड गर्मी इस बार पड़ने वाली है और इसकी वजह से लू के थपेड़े लोगों को हीट वेव के तौर पर हिट करते हुए दिखाई देंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 45.4 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। विजयनगरम में 45 डिग्रीज, अनाकापले में 45 डिग्रीज, इस तरह से तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आखिरकार ये लू, ये हीट वेव क्या है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। हीट वेव अधिकतम गर्म मौसम की अवधि को कहते हैं, यानी कि कितने दिनों तक कंटिन्यूअस लू चलती रहती है और लू को ये थपेड़े सुबह सुबह चलने शुरू हो जाते हैं और देर रात तक चलते हैं और आपके शरीर को लगभग झुलसा देते हैं। आमतौर पर लू के थपेड़े 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं चलते और मैदानी इलाकों में 40 डिग्री के तापमान के आसपास लू के थपेड़ों की जो तपिश है वो आपको आने लगती है। पहाड़ी क्षेत्रों में हीट वेव 30 डिग्री से ज्यादा जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो आमतौर पर उसे हीट वेव कहा जाता है। इस टेम्परेचर के साथ जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो आपके बॉडी मॉइस्चर को बहुत जल्दी सोख लेती हैं और फिर आपको बहुत प्यास लगती है, आपके होंठ फटने लगते हैं, आपके शरीर से जो मॉइस्चर है वो गायब होने लगता है और आपके ब्लड प्रेशर पर भी इसका काफी असर पड़ता है। इसलिए हीट वेव आपके लिए बहुत घातक होता है। 47 डिग्री तापमान के आसपास जब पहुंच जाता है और उस वक्त जो हवा के थपेड़े होते हैं, ये जो लू चलती है ये बहुत खतरनाक होती है और इसको कहते हैं एक्सट्रीम हीट वेव। हीट वेव की वजह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। इसका असर न सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर उस वक्त पड़ता है बल्कि आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ पर भी इसका काफी असर पड़ता है। खास करके जैसा कि हमने आपको बताया, आपके बॉडी के मॉइस्चर को जब ये सोखने लगता है तो फिर आप फेंट हो सकते हैं, आप कहीं भी गिरकर बीमार पड़ सकते हैं, आपको बहुत हाई टेम्परेचर हो सकता है और उसके साथ साथ जब पानी की कमी होती है तो उसकी वजह से आपको अन्य तरह के हाइड्रेशन और तमाम तरह की दिक्कतों के साथ साथ आपके बॉडी में भी बहुत बेसिक बदलाव आने लगते हैं। हीट वेव का असर क्या होता है? स्वास्थ्य पर तो इसका गहरा असर पड़ता ही है। जैसा कि आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, सैकड़ों लोगों की जान जाती है हीट वेव की वजह से हर साल। हीट वेव में ऐसा माना जाता है कि कोल्ड वेव के मुकाबले जहां पर आप अपने आप को बचा सकते हैं उसकी जो अवधि होती है वो कहीं लंबी भी होती है, लेकिन मृत्यु जैसी स्थिति नहीं होती। लेकिन हीट वेव से लोगों की मरने की संख्या हिंदुस्तान में तकरीबन 20,000 से ज्यादा प्रतिवर्ष है। 20,000 लोग प्रतिवर्ष हीट वेव से अपनी जान हर साल गंवाते हैं और इस बार चूंकि तापमान कहीं ज्यादा है तो ऐसा माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। आपके स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता ही है, इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी हीट वेव का जबरदस्त असर पड़ता है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2030 तक हीट वेव की वजह से जीडीपी पर काफी नेगेटिव असर पड़ सकता है और इससे जीडीपी यानी कि घरेलू विकास दर 2 से 4% तक कम हो सकती है। एक अध्ययन में यह बताया गया है कि पूरे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है हमारे पर्यावरण में, उससे भारत के 90% के हिस्से में हीट वेव का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल सकता है। जैसे कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पहले हीट वेव की स्थिति न के बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज दिल्ली हीट वेव का एक एपी सेंटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 12 साल में 11,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु सिर्फ हीट वेव से दिल्ली और आसपास के इलाके में हो चुकी है।
ये तमाम आंकड़े अब आपके स्क्रीन पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हीट वेव की वजह से आधिकारिक तौर पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि डायरेक्टली हीट वेव से है। लेकिन जब हीट वेव से जनरेटेड जो डिजीजेस हैं उनको आप काउंट करेंगे तो ये संख्या हजारों में पहुंच जाती है। और यही बात जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो अपने आप में बहुत ही मुश्किल का सबब बन जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार हीट वेव को लेकर काफी सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीट वेव से जूझने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई है, मंत्रालयों की मीटिंग भी की गई है कि चुनाव की इस प्रक्रिया के दौरान जब बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकलेंगे तो हीट वेव से उनके बचाव के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। हीट वेव से बचाव के लिए आपको मुख्यतः क्या करना चाहिए? आमतौर पर अगर आपने सहूलियत अपने पास रखी तो आप हीट वेव से बच सकते हैं। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि सुबह 10:30 11 बजे से लेकर दोपहर के 5 बजे तक आप घर के बाहर न निकलें या फिर ऐसी जगह पर रहें जहां छाया हो। और अगर आपको घर से बाहर निकलना ही है तो छाते का इस्तेमाल कीजिए। वो काला वाला छाता, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला छाता नहीं, काला वाला छाता जो पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, उससे हीट वेव से बचने में बहुत मदद मिलती है। तीसरी बड़ी बात, अपने आप को हमेशा हाइड्रेट कीजिए। और हाइड्रेट करने का मतलब कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं है। कोई भी एरिएटेड ड्रिंक आपको नहीं पीना चाहिए, उससे हीट वेव से आप और ज्यादा परेशान होंगे। आपको पानी पीना चाहिए और कोशिश कीजिए कि ठंडा पानी ना हो, सामान्य तापमान वाला पानी हो, क्योंकि ठंडे पानी से गर्म ठंडे की वजह से आपको बीमार होती है और आप इससे बीमार पड़ सकते हैं। और आखिरी चीज, इस बात को लेकर ध्यान रखिए कि आप अपने आप को जितना ज्यादा कवर करके बाहर निकलेंगे, गमछे हों, शॉल हों या फिर कॉटन के कपड़े हों, इसका पहनाव खुले कपड़े पहने। इसकी वजह से आपके बॉडी का तापमान और मॉइस्चर लेवल बना रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। आइए आज की आखिरी और बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि सोशल मीडिया। हमने चुनाव को अपने देश में एक अलग कलेवर, एक अलग फ्लेवर में देखा है। खास करके अगर मैं अपनी बात करूं तो चुनाव का मतलब हम सब पत्रकारों के लिए होता था जबरदस्त उत्सव का माहौल। सड़क पर निकलिए तो बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, गली में छोटे छोटे ऑटो, यहां तक कि ठेले पर चलते हुए लाउड स्पीकर, जिस पर लगातार प्रत्याशियों के लिए हो रहा प्रचार, और उसके साथ साथ चाय की मंडली, कॉफी पर बातचीत, तरह तरह की बातें, एक माहौल, एक उत्सव सा बना रहता था। बीते 2 चुनावों से इसमें बड़े पैमाने पर कमी आती दिखाई दे रही है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो अब आ रही है क्योंकि अब लोग बाहर निकल ही नहीं रहे। अब तो सारा का सारा इलेक्शन कैंपेन डिजिटल माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए किया जा रहा है। ऐसे में CSDS लोक नीति ने एक स्टडी की जिससे यह पता चला कि 2 बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किस तरीके से सोशल मीडिया पर अपने मुद्दों को प्रस्तुत किया है और इसके जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला बड़ा मुद्दा कि राष्ट्रीय मुद्दा और लोकल मुद्दा किस पार्टी ने कैसे प्रचारित किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से 48% जो बातचीत की, कम्युनिकेशन किया, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर था और 53% उनके जो कम्युनिकेशन है वो लोकल मुद्दों पर है। कांग्रेस पार्टी ने 86% अपना पूरा कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचने का राष्ट्रीय मुद्दे पर रखा है, भ्रष्टाचार और तमाम तरह की बातें। और स्थानीय या लोकल मुद्दों को कांग्रेस ने 14% तरजीह दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आइए अब इसके साथ अगली प्लेट आपको दिखाते हैं। अब इसमें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि राष्ट्रीय और लोकल मुद्दे में कौन कौन सी चीजें आगे बढ़ती दिख रही हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लोकल मुद्दे उठाए। लोकल मुद्दे में क्या क्या उठाए? 58% वो मुद्दे थे जो पंचायतों से, विधानसभा के अभियान से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय मुद्दे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन को बड़े पैमाने पर पैकेज कर 24% जो राष्ट्रीय मुद्दे का जो कैंपेन ओरिएंटेशन है वो पूरे तरीके से इस पर था। अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जब लोकल मुद्दों को उठाया तो उसमें 19% मुद्दों का फोकस स्थानीय पदाधिकारियों के ऊपर रहा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के ऊपर खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की इसके ऊपर है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर 19% ही ध्यान दिया, जबकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के 9% पदाधिकारियों ने यहां पर अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए रखी और विपक्षी नेताओं की जो बातें हैं उस पर 20% तवज्जो यहां पर देते हुए दिखाई दिए हैं। अगली प्लेट आपके सामने रखें और बताएं कि हम आपके सामने क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नैरेटिव को किस तरीके से किस पार्टी ने सोशल मीडिया पर सामने रखा। भारतीय जनता पार्टी ने पॉजिटिविटी, विकास और
अच्छी खबर पर 75% अपना नैरेटिव सामने रखा है और नेगेटिव नैरेटिव पर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपना 25% ध्यान रखा, जबकि कांग्रेस पार्टी ने पॉजिटिविटी की बात सिर्फ 25% की है साहब, और नेगेटिविटी नकारात्मकता को फैलाने में 75% योगदान या फोकस कांग्रेस पार्टी का रहा है। यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आप को नेगेटिव ओरिएंटेड कितना रखा है। अगली जो हम आपके सामने प्रस्तुति रख रहे हैं कि किस पार्टी की कितने रीट्वीट्स उनके लोगों ने किए और किस किस मुद्दे पर किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के 41% ट्वीट्स को रीट्वीट किया, यानी कि लोगों में प्रचारित और प्रसारित किया, जबकि कांग्रेस पार्टी में इसका प्रचलन ज्यादा दिखा। कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी हैंडल से किए गए ट्वीट्स को 43% रीट्वीट किया। उसके साथ साथ अगला विषय जो आपके सामने रख रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा फोकस रखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीतिक और इस अभियान को अपना फोकस रखा, जो कि उनके सभी चुनावी कैंपेन का 32% है। कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी मैनिफेस्टो पर 22% ध्यान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी मैनिफेस्टो पर ही ध्यान दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मुद्दे और उसके साथ साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को ज्यादा तरजीह दी है। सोशल मीडिया पर किस तरह के हैशटैग का इस्तेमाल हुआ है, यह बताता है कि पार्टी किस मुद्दे को लेकर आगे चल रही है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, इसको बहुत प्रचारित किया। हाथ बदलेगा, ठीक, इस पर आगे फिर एक बार मोदी सरकार, इसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया। उसके बाद कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस ने कहा कि हाथ बदलेगा हालात, इसको ज्यादा आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने कांग्रेस न्याय पत्र को ज्यादा प्रचारित करने की कोशिश की और उसके साथ साथ घर घर गारंटी को कांग्रेस ने अपने प्रचार का ज्यादा बड़ा माध्यम बनाने की कोशिश की। अब आपको दिखाते हैं कि चुनाव के इस पूरे कैंपेन को सोशल मीडिया पर मेजर थीम क्या थी। भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो और तस्वीरों के जरिए लोगों को अपने चुनाव प्रचार को पहुंचाने की कोशिश की, यह ज्यादा रिलेट किया जा सकता है। जबकि उनका मुख्य विषय क्या रहा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार किया है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो वीडियोस भारतीय जनता पार्टी ने 6% अपने पूरे ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रखे हैं, जिसमें बुनियादी स्ट्रक्चर में मूलभूत बदलाव जो बीजेपी ने किए उस पर काफी जोर दिया है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वीडियो पर जोर दे रही है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वीडियोस के जरिए ही वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकती है और इसमें 60% वीडियोस रोजगार नहीं होने को लेकर प्रदर्शित करते रहे और बाकी 30% जॉब सिक्योरिटी को, यानी कि बेरोजगारी कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दिया। तो इस तरह से अगर आप समावेशी तौर पर देखें तो सोशल मीडिया पर जो कैंपेन है वो बड़े पैमाने पर दोनों पार्टियों ने सामने रखा है। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, आज ये पीछे, आज सोशल मीडिया के जरिए आपके घर, आपके दिमाग, आपकी सोच को प्रभावित करने की पूरी कोशिश दोनों पक्ष कर रहे हैं, चाहे आप सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें। फर्क सिर्फ इतना है कि नैरेटिव किसका और कहां है। और इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे चुनाव प्रचार में 75% इस बात पर जोर दे रही है कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है, विकास की रफ्तार क्या है और भविष्य क्या सुनहरा अवसर लेकर आपके सामने आ सकता है। दूसरी तरफ जब आप कांग्रेस की तरफ देखते हैं तो कांग्रेस इस बात को लेकर ज्यादा जोर देती हुई दिखाई दे रही है कि आज देश के हालात बद से बदतर हैं, बहुत बुरा हाल है, सब कुछ देश में लुट गया, पिट गया। यह कांग्रेस का आलाप है। आपको तय करना है साहब, आप कहां हैं? आप उम्मीद के साथ हैं या सब कुछ लुट गया, पिट गया के साथ? क्योंकि ये आपकी सोच, आपका विश्वास और देश के प्रति आपकी निष्ठा पर निर्भर करता है।